हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज आपके लिए हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, आपकी एसएसटी के, जो कि रहता है आपका वायुमंडल और जलवायु। देखिए, बहुत प्यारा सा आसान सा चैप्टर है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से एक आपका 5 नंबर का सवाल उठ के आ जाता है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के आपके 4 मेन सवाल ही आपके सामने रख देते हैं, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रख देते हैं विद हिंट कि किसके अंदर क्या रहेगा। सबसे पहले आता है कि वायुमंडल का संगठन क्या है, कॉम्पोजिशन, कि वायुमंडल होता क्या है और ये बनता कैसे। तो याद रखना, हमारे आसपास की जो हवा है, ग्रेविटी है, वो मिलकर वायुमंडल बनाती है, और उसके अंदर जो अलग अलग गैसेज होती है ना, बस इसी को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन यानी संगठन। उसके बाद वायुमंडल के लेयर्स की बात करेंगे, परतों की बात करेंगे, तो 5 लेयर में हमारा वायुमंडल बटा पड़ा है। ठीक है। उसके बाद मानसून की कार्यविधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, बारिश क्यों आती है, कैसे आती है, सारी चीजें। और लास्ट में हम बात करेंगे अपने कार्बन पद चिन्हों की, कार्बन फुटप्रिंट्स की। तो इन्हीं 4 क्वेश्चन में से कोई एक बेटा आपके पेपर में 5 नंबर का उठकर आएगा। बाकी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात रहती है वायुमंडल की, कि वायुमंडल आपका है क्या और ये कैसे वर्क करता है। एक सिंपल सी चीज समझिएगा, आप सभी ने कक्षा 10 की अपनी साइंस में ग्रेविटी नाम की चीज पढ़ी होगी। तो बस यही ग्रेविटी जो है यहां पर वर्क करती है। याद रखिएगा, जब पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है और हवा है, ये सारी चीजें पृथ्वी के चारों ओर बांध के रखता है। ठीक है, याद रखना, जो पृथ्वी पर ग्रेविटी अवेलेबल है, ये सारी चीजों को, हवा वगैरह को, सारी गैसेस को पृथ्वी के चारों तरफ बांध के रखता है, कुछ इस तरह। ठीक है। और इसके अंदर अपने आप नेचुरली ढेर सारी गैसेस हैं। नेचुरली क्या है, ढेर सारी गैसेस। याद रखना, ग्रेविटी ने सारी हवा, सारी गैसेस को, इन सबको बांध के रखा है, और यही हमारे लिए क्या है, वायुमंडल। और इसके अंदर नेचुरली ढेर सारी गैसेस हैं। उसके साथ साथ इस वायुमंडल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, कि सूर्य की कुछ सबसे खतरनाक किरणें होती हैं, जिसे हम कहते हैं पैराबैंगनी किरणें, अंग्रेजी में कहें तो अल्ट्रा वायलेट रेज। ये एक ऐसी किरणें होती है, अगर आप डायरेक्ट आपके स्किन पे पड़ जाए ना, तो आपको स्किन डिजीज, स्किन कैंसर जैसी चीजें हो जाएंगी। उसके साथ साथ यही वायुमंडल क्या करता है, तापमान को कंट्रोल करता है, कि ज्यादा गर्मी भी नहीं होने देता, ज्यादा सर्दी भी नहीं होने देता, अचानक से गर्मी सर्दी भी नहीं होने देता। तापमान का कंट्रोल भी किसके हाथ में, वायुमंडल के हाथ में। और याद रखिएगा, यही वो वायुमंडल है जो हमारे आसपास मौसम और जलवायु, इन दोनों चीजों को मैनेज करता है, मौसम और जलवायु को मैनेज करता है। क्लियर है। और इसको अगर शॉर्ट में देखिएगा, वायुमंडल क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हवा, सारी गैसेस पृथ्वी पे टिकी हुई हैं, यही हमारा वायुमंडल। और ये करता क्या है, यूवी किरणों से बचाता है, तापमान को संतुलित रखता है, मौसम जलवायु को नियंत्रित करता है, और एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, हवा, इन सबको मैनेज करता है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इसी में आगे ध्यान देंगे, अगला हिस्सा आता है वायुमंडल के संगठन का। देखिए, वायुमंडल के संगठन की जब आप बात करते हैं, तो इसमें एक सीधा सा मतलब है इसकी बनावट, कि वायुमंडल बना कैसे। ठीक है। सबसे पहली चीज हम ये मान के चलते हैं कि वायुमंडल जो है, वो पहली बात तो बहुत सारी गैस, बहुत सारी गैस, और उसके साथ साथ जल वाष्प, वाटर वेपर, जो इवेपोरेशन चलता है ना, जल वाष्प की प्रक्रिया चलती है, इसकी वजह से जो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, उसके, और धूल के कण, ये सब मिलकर ढेर सारे हमारे वायुमंडल में अवेलेबल है। याद रखिएगा, हमारे वायुमंडल में क्या क्या है, सबसे पहले बहुत सारी गैसें हैं, उसके साथ साथ ढेर सारा इवेपोरेशन वाला पानी है, और उसके साथ साथ धूल कण है। ये सारी चीजें हमारे वायुमंडल में है। और गैसों की बात करोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में। याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये आपका 1 मार्कर में पूछेगा कि आपके वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस अवेलेबल है, तो रहती है बेटा नाइट्रोजन 78%, और ऑक्सीजन है 21%। ये दो टॉप दो है सबसे ज्यादा। इसके अलावा जो कम मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.04%, बहुत कम है। उसके साथ साथ आर्गन 0.93, ओजोन, हीलियम, नियॉन, बहुत सारी गैसेज है जो कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में सिर्फ दो है, नाइट्रोजन और आपकी ऑक्सीजन। उसके साथ साथ हमारे वायुमंडल में 0.4%, ठीक है, 1% भी पूरा नहीं है, जलवाष्प की मात्रा रहती ही रहती है। ठीक है। याद रखना, हमारे आसपास जो हवा है ना, अदृश्य, यही सब वायुमंडल है। और इसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है, कि गैसेस भी हैं, इवेपोरेटेड पानी भी है, और उसके साथ साथ ढेर सारे अलग अलग सूक्ष्म कण भी हैं। और यही हमें स्ट्रक्चर दिखता है कि नाइट्रोजन कितनी 78%, ऑक्सीजन कितना 21, CO2 0.04, आर्गन 93%, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। उसके साथ साथ
यही वो वायुमंडल है जो वर्षा और बादलों का निर्माण करता है। याद रखना, कहां पर बारिश हो रही है, कितनी हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें किससे डिसाइड होती हैं? आपके वायुमंडल से। उसके साथ साथ वायुमंडल का नियम है ऊंचाई के साथ परिवर्तन। देखिए, जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर की तरफ जाएंगे, आपके वायुमंडल का जो माहौल है चेंज होता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ठंडा होता जाएगा। अगर आप दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, आप हिमाचल, कश्मीर जैसे ठंडे इलाकों में जाओ, हाइट पे क्या ठंडक बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या देखोगे, नीचे जो गैसेज हैं अब वो कम है। ठीक है, ऊपर जाओगे और गैस कम होती जाएंगी, ऑक्सीजन और कम होती जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाएगी आपकी, आप ऊंचाई पे जाते जाओगे, धीरे धीरे वैसी वैसी आपके जो वायुमंडल की संरचना है, कॉम्पोजिशन है, ये लगातार क्या होती रहेगी? चेंज। याद रखिएगा, आपसे संगठन बोले पेपर में या आपसे संरचना बोले, दोनों का मतलब यहां पर सेम है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करेंगे। देखिए, वायुमंडल की संरचना 5 लेयर है सिंपल सी। आपकी सबसे पहले आती है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बहिर्मंडल। 5 है। और याद रखना, जैसे पृथ्वी के बाहर का नहीं दिखाया जा रहा, ये आपको माननी है जमीन, जिस जमीन पे हम लोग रह रहे हैं। हमारे पास सबसे कौन सा पड़ता है? शोभ मंडल। शोभ मंडल के ऊपर समताप, समताप के ऊपर मध्य, फिर आयान और बहिर्मंडल। 5 लेयर में हमारा वायुमंडल बटा हुआ है बड़े प्यार से। ठीक है, और यही प्यारे प्यारे तरीके से बस डिटेल में समझेंगे इसको, आधे में नहीं छोड़ेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले आता है आपका शोभ मंडल। याद रखना, शोभ मंडल क्या है? सबसे करीब है, इंसानों के सबसे करीब। ये जमीन से लगभग ऊपर 13 किलोमीटर तक रहता है, 12-13 किलोमीटर तक। उसके साथ साथ ये जीवनदायी है। ये क्या है? जीवनदायी। क्योंकि यहां पर हमारी लाइफ के लिए जो जो गैसेज, जो जो चीजें जरूरी है, सब आपको यहीं मिलेगा। ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में आपको यहीं मिलेगी। उसके साथ साथ मौसम संबंधी सारी घटनाएं, आपकी बारिश, आपकी नमी, आपका कोहरा, आपकी बर्फबारी, सब कुछ आपको इसी वाली लेयर में देखने को मिलती है। और इसका नियम है, आप जैसे जैसे जमीन से ऊपर की तरफ जाओगे, आपका तापमान क्या होता रहेगा? कम। अगर नीचे 40 डिग्री था, तो ऊपर आते आते सिर्फ 25 डिग्री बचेगा। ठीक है, जमीन से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, तापमान क्या होता रहेगा? कम। और जहां पर ये खत्म होता है शोभ मंडल, लाइक ये वाली लेयर, ठीक है, जमीन से 12 किलोमीटर लगभग है, और जैसे ये खत्म होगा, इसको हम कहते हैं शोभ सीमा। क्या कहते हैं इसको? शोभ सीमा। ठीक है, और याद रखना, फ्लाइट वगैरह का उड़ना, सारी चीजें, सब कुछ आपकी इसी लेयर में है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका बेटा समताप मंडल। देखिए, समताप मंडल की जब आप बात करते हैं तो सेकंड लेयर आती है। अब जमीन से अगर आपको याद हो तो 12 किलोमीटर तक क्या था? शोभ मंडल। अब इसी जमीन से 50 किलोमीटर पे पहुंच जाओ, ठीक है, तो 50 किलोमीटर की हाइट तक आपको क्या मिलेगा? समताप मंडल। 12 किलोमीटर पे जहां पे शोभ मंडल खत्म हुआ, वहां से शुरू होकर बिल्कुल ऊपर तक ये क्या मिलेगा आपको? समताप मंडल। नाम में ही क्या है? समताप, यानी यहाँ का तापमान क्या होता है? एक समान। ठीक है, यहां पर बादल और मौसम संबंधी घटनाएं यहां पर कुछ नहीं होती, यहां पर सब कुछ मुक्त रहता है। उसके बाद ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है, फ्लाइट वगैरह सारी आपकी इसी लेयर में उड़ती है। उसके साथ साथ इसकी खासियत और एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये चीज याद रखिएगा, ओजोन गैस। ठीक है, क्या है? ओजोन गैस। ओजोन गैस इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वायुमंडल सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकता है, तो वो ये ओजोन गैस है जो रोकती है। ठीक है, और यही वो जो ओजोन गैस रहेगी, इसी ओजोन गैस को हम देखेंगे कहां पर? समताप मंडल में। कहां पर? समताप मंडल में। उसके साथ साथ वही चीज की पैराबैंगनी किरणों को रोकता है। और जहां पर समताप मंडल खत्म होगा, वहां पर क्या आ जाएगी? समताप सीमा। शोभ मंडल जहां खत्म हुआ, वहां शोभ सीमा आ गई। समताप मंडल जहां खत्म होगा, वहां पर समताप सीमा आ जाएगी। उसके बाद आगे बात करेंगे मध्य मंडल की। मध्य मंडल क्योंकि ये बीचों बीच पड़ता है 5 लेयर्स में, ठीक है, और यहां पर 0 से 80 किलोमीटर की हाइट है लगभग इसकी। आप जिस जमीन पर हो, इस जमीन से 80 किलोमीटर इसकी हाइट रहती है। ठीक है, और ये चीज याद रखना, समताप मंडल के ऊपर है, तीसरी लेयर है, और यहां पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान तेजी से वापस घटता चला जाता है। वापस वही पहले वाला नियम आता है, खाली समताप मंडल ऐसा है जहां टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, सब में तापमान पे फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ यहां पर जो उल्का पिंड होते हैं ना, यहां पूछते हैं इनमें क्या हो जाती है? आग लग जाती है। कभी मूवीज वगैरह में देख रहे हैं, स्पेस से पत्थर वगैरह आगे गिर रहे होते हैं और एकदम से उनमें आग लग जाती है, वो इसी वाली लेयर में घुसते आग लग जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये पूरी तरह से जल जाते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी को नुकसान
नहीं पहुंचाता, जो उनको खत्म करना होता है ये आपका मध्य मंडल पूरी तरह से खत्म कर देता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ठीक है, शोभ मंडल आपके लिए जीवनदायी है, आपको जीवन जीने के लिए सारी चीजें देता है। संताप मंडल आपको क्या देता है? ओजोन परत, जो हानिकारक किरणों को रोकता है। शुभ मंडल आपके लिए सुरक्षा कवच है, जो इस तरह के अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों को नष्ट करता है। उसके बाद आगे बात करेंगे इसमें, आगे आता है आपका मोनोस्फेयर, यानी कि आपका आयान मंडल। देखिए मेनली आप जो भी कनेक्शन कर पाते हैं, सैटेलाइट वगैरह, इंटरनेट वगैरह सब जो चल पा रहा है वो इसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा ढेर सारी किरणें और आपस में मिलकर परमाणु और अणु, इन सब में चीजें चेंज होती हैं। याद रखना न्यूक्लियर्स और एटम्स, इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे आपको इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे, और ये 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। और याद रखना ये विद्युत अवशेषित है, आयोनाइज्ड होता है। विद्युत अवशेषित का मतलब क्या होता है? तरंगे अपनी तरफ खींचना और आगे ट्रांसफर करना। आपने जैसे कुछ इंटरनेट पे चलाया तो वो जस्ट सेकंड में आपका यहां तक जाएगा, आयान मंडल तक, और वहां से अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये रेडियो तरंगों को परावर्तित या अपवर्तित करने में हेल्प करता है दोनों तरफ। उसके साथ साथ यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है। तापमान क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ता, क्योंकि इसने आसपास की तरंगों की एनर्जी ले रखी होती है, और साथ साथ इसको ध्रुवीय ज्योति जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, लाइक इस तरह के आसमान में कभी कभी आपको फिनोमिना देखने को मिलते हैं ना, कि आसमान अचानक से चमकना शुरू हो जाता है इस तरह की लाइटों में, तो ये सब आपकी जो सबसे ऊपर की परत है आयान मंडल, वहां पर देखने को मिलता है, और ये सब तरंगों की वजह से हो पाता है। उसके बाद उसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल का मतलब सबसे आखिरी, बाहर का, लाइक अंतरिक्ष तक आ गए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो होती है सबसे बाहर की परत है। उसके साथ साथ यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल सब कुछ ना के बराबर होता है, और दो सबसे हल्की गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। याद रखिएगा जब पृथ्वी बनी थी ना, उस समय भी यही दो गैसें पृथ्वी पर सबसे ज्यादा थी। उसके साथ साथ अंतरिक्ष तक सारी चीजों को पहुंचाना इसी की जिम्मेदारी है। और याद रखना अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में अगर कोई कम्युनिकेट करता है, जोड़ के रखता है, तो है आपका बहिर्मंडल। बहिर का मतलब सबसे बाहरी सारी चीजें, और इसकी जो लेंथ होती है 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। ठीक है, याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ बहिर्मंडल में और कहीं नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए मौसम और जलवायु, ये एक थोड़ा बेटा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक जो होते हैं वो आपको इंडिविजुअली पूछ ले जाते हैं। देखो जैसे मौसम क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म सिचुएशन है, लाइक ये आपके लिए घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन स्थिति को दिखाता है, और ये बहुत रैपिडली अल्पकालिक होता है, यानी कि एक दिन में बदल भी सकता है। अगर आज आपको दिख रहा है सुबह क्या अच्छा मौसम है, इसके बाद कोई गारंटी नहीं, रात तक बारिश भी हो जाएगी, मौसम चेंज हो जाएगा। तो मौसम एक शॉर्ट टर्म इंसिडेंट है, लाइक अल्पकालीन घटना है जो अचानक से बदल भी सकती है, और इसका लेना देना किसी भी एक छोटे क्षेत्र से होता है, किसी भी एक शहर से, गांव से, इससे होता है। मौसम हर इलाके का अलग अलग होता है। उसके साथ साथ ये बार बार बदलता रहता है, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी बारिश, ये सारी चीजें, और हमारी डेली लाइफ पे इंपैक्ट पड़ता है मौसम। किसका? मौसम। लेकिन इसी का एक बड़ा भाई है जिसको हम कहते हैं जलवायु, क्लाइमेट। देखिए जलवायु क्या होती है? लंबे समय तक सेम रहती है, लंबे समय तक सेम रहती है, लंबे समय तक एक ही तरह का जो वातावरण रहता है उसी को जलवायु बोला जाता है। और ये दीर्घकालिक होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म होती है, आसानी से चेंज नहीं होती, 30 साल, 50 साल, 100 साल बाद जाके चेंज होती है। उसके साथ साथ इसका लेना देना बड़े क्षेत्र से है, लाइक आपका पूरा महाद्वीप, आपका पूरा देश, इस तरीके से। और साथ साथ में ये मौसम को प्रभावित करता है। किसको? मौसम को। जलवायु जैसी रहेगी मौसम ऑटोमेटिकली वैसा बनेगा। जैसे यूरोप की जलवायु ठंडी है तो वहां पर धूप कमी रहती है। ठीक है, इस तरीके से जलवायु जैसी होगी मौसम भी वैसा ही बनेगा, और ये हमारे दीर्घकालिक परिस्थितियों को बताता है कि आप खेती करने लायक हो या नहीं। क्लियर है? याद रखना हमारे वायुमंडल में दो तरीके की स्थिति बनती है, मौसम और जलवायु। मौसम जो शॉर्ट टर्म वाला होता है, जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। जलवायु जो लॉन्ग टर्म वाली होती है, जो आसानी से चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद मौसम और जलवायु के तत्व, ऐसी कौन सी चीजें जो मौसम और जलवायु में कॉमन है? ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात आती है तापमान की। ठीक है,
याद रखिएगा, तापमान जैसा रहेगा उसी तरह का मौसम और जलवायु अपने आप बन जाएंगे। और तापमान को हम किस में दिखाते हैं? डिग्री सेल्सियस में। किसमें दिखाते हैं? डिग्री सेल्सियस में। और उसके साथ साथ तापमान पृथ्वी के विभिन्न भागों का अलग अलग है। सब जगह पर एक जैसा तापमान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं सब जगह पर एक जैसा मौसम भी नहीं है और एक जैसी जलवायु भी नहीं है। दूसरा, वर्षण यानी कि बारिश। वायुमंडल में जल के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपकी पृथ्वी तक वायुमंडल से जो पानी आता है वो आता है बेटा आपका स्थल मंडल के रूप में। ठीक है, जल के रूप में, बारिश के रूप में। उसके साथ साथ जो वर्षा का जल रहता है ये आपकी नदियों को, आपकी जमीन पे होने वाले पानी को थोड़ा बढ़ाता है, आपको पानी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और याद रखना, जिस तरीके का पानी रहेगा इसी तरीके का मौसम भी बनता जाएगा। ज्यादा पानी वाला इलाका रहेगा तो यानी कि थोड़ी सी ठंडक मिलेगी आपको, कम पानी वाला इलाका मिलेगा तो यानी कि आपको थोड़ी सी गर्मी मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ आती है आर्द्रता। देखिए, आर्द्रता का मतलब क्या है कि जो आपका वायुमंडल था वहां पर कितना पानी है, और पानी याद रखना किस रूप में होता है? नमी के रूप में। नमी को आप इमेजिन करिएगा, जैसे सुबह सुबह घासों पे हल्का हल्का पानी मिलता है ना, तो क्या होता है, जैसे दिन भर सूर्य की किरणें पड़ी, पानी इवेपोरेट होकर जा रहा था और अचानक से हो गई रात, तो जो पानी रास्ते में था ना यही पानी वापस आ जाता है, और यही हमें क्या लगता है सुबह की जी ओस गिर गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आर्द्रता बनती है। और याद रखना, आर्द्रता जो होती है ये थोड़ी सी समस्या क्रिएट करती है आपकी जलवायु और मौसम दोनों के लिए। उसके बाद आती है आपकी हवा। हवा याद रखिएगा कि नियम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। देखिए, हाई प्रेशर का मतलब हमारी जमीन वाला इलाका, लो प्रेशर का मतलब ऊपर वाला, तो हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है हमेशा। ठीक है, उसके बाद पवन से, हवा से तापमान का वितरण, बादलों की गति, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। आप सोचो, अगर आपके यहाँ पर बंधाधुंध बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन अगर अचानक से बहुत तेज तेज हवाएं चलने लग जाए, सारा मौसम धरा रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हवाएं जो होती हैं वो बादलों को गति देके भगा भी सकती है, तो हवा अचानक से मौसम को चेंज कर सकती है। और उसके बाद आता है आपका वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसको हेक्टोपास्कल में डिफाइन किया जाता है, ये इसकी यूनिट है। जैसे दूरी को हम कैसे नापते हैं? मीटर, किलोमीटर, हेक्टेयर, ऐसी ना। तो ऐसे ही वायुमंडल में जो दबाव बनता है हवा का, इस हवा को हम नापते हैं हेक्टोपास्कल में। किसमें? हेक्टोपास्कल। और उसके बाद इसको सब जगह पर अगर आप नापोगे तो अलग अलग प्रेशर मिलेगा, और इसी अलग अलग प्रेशर की वजह से कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर कम, कहीं पर चक्रवात, साइक्लोन आ जाते हैं और कहीं पर नहीं आते। ठीक है, तो ये वो कॉमन चीजें हैं जो मौसम और जलवायु दोनों को प्रभावित करती है। ठीक है, क्लियर है? इतना एक बार पूरा देख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, जहां पे समझना है वहां पे पॉज करके एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिए, आपकी जो हवाएं होती है, हवाएं दो तरीके से चलती हैं, एक होती है स्थल समीर और एक होती है समुद्र समीर। देखिए, स्थल समीर का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले ये रात के समय चलती हैं। कब चलती हैं? रात के समय, और भूमि से समुद्र की तरफ, भूमि से समुद्र की तरफ। अब आप खुद समझिए कि आपका जैसे भारतीय जो मैप बनता है वो साउथ की तरफ से थोड़ा सा ये बनता है ना, ये वाला हिस्सा आता है। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है कि जमीन से समुद्र की तरफ चलने वाली हवाएं जो रात में होती हैं वो बनती है आपकी स्थल समीर। उसके साथ साथ रात में जो जमीन होती है जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र जो है वो अपने पानी की वजह से थोड़ा सा गर्म रहता है। उसकी वजह से जो तटवर्ती क्षेत्र होता है, यानी कि जो आपके तट वाले इलाके, वहां पर तापमान कम मिलेगा, हवा थोड़ी सी शुद्ध बन जाएगी, और साथ साथ सारी सिचुएशन शांत और स्थिर हो जाएगी। अगर इसी के ऑपोजिट आप देखते हो समुद्री समीर को, यानी कि समुद्र से चलने वाली हवा, याद रखिएगा इंडिकेशन क्या है? जो पहला वर्ड है वहीं से हवा शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे स्थल था यानी जमीन से समुद्र की तरफ जा रही थी, यहाँ समुद्र समीर है यानी समुद्र से जमीन की तरफ आएगी। ये रात में थी तो ये कब बहेगी? दिन में, और समुद्र से जमीन की तरफ। क्यों? क्योंकि दिन में जो आपकी जमीन है जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद इसकी वजह से तटवर्तीय क्षेत्रों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है कि तटवर्तीय क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं, मौसम में भी राहत मिलती है, हवा में नमी यानी कि हल्का हल्का जो पानी की मात्रा है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि समुद्र पे से हवाएं आ रही है ना, समुद्र का इवेपोरेशन वाला पानी लेके। उसके साथ साथ बादल और बारिश दोनों चीजों को बनने में, फॉर्म करने में आपके समुद्र समीर का योगदान होता है। इतना क्लियर है? और एक चीज याद रखिएगा कि जो आपकी स्थल समीर है ये दोनों ही आपकी स्थानीय पवनें होती हैं। ठीक है, लोकल विंड्स इनको कहा जाता है, ये सब जगह नहीं मिलेंगी, लिमिटेड इलाकों में मिलेंगी। उसके साथ दोनों की जो गति रहेगी 10 से 20 किलोमीटर की, और ये तापीय थर्मल विंड के रूप में काम करती है। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट आता है कि भारत में ऋतुएं। जो भारत की ऋतुएं मेनली अगर आप देखोगे चार आपको मिलेंगी।
ये साइंटिफिक वाली हैं, अभी आपके स्थानीय पे भी आएंगे। सबसे पहले आती है आपकी शीत ऋतु, यानी कि आपकी सर्दियों का मौसम। देखिए, जब शीत ऋतु रहती है तो ये आपकी दिसंबर से अप्रैल की होती है और इस समय आपका तापमान 10 से 15 डिग्री का होता है। उसके बाद आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, समर्स, जो अप्रैल से जून जुलाई तक रहती है। 32 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, अब तो ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आता है आपका मानसून या वर्षा ऋतु, ये जून से सितंबर तक का है, ठीक है। उसके साथ साथ मानसून के बाद पोस्ट मानसून की जो स्थिति है, यहाँ पर धीरे धीरे आपके जो सिचुएशन है वो सर्दियों की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। याद रखना, यहाँ पर अगर आप भारत की जलवायु की बात करोगे तो भारत की जलवायु को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है एक ऐसा इलाका जहां पर हर तरह का मौसम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये चीज याद रखना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसके द्वारा 4 ऋतु बताई गई हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आगे आएंगे, अगला टॉपिक इसका जो मिलता जुलता है, पारंपरिक भारतीय ऋतुएं, ठीक है। देखिए, पारंपरिक वाले की जब आप बात करेंगे, ऐसी जो पहले से चली आ रही है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी वसंत, ठीक है, जो चैत्र वैशाख के रूप में जानी जाती है, मार्च और अप्रैल के रूप में। प्रकृति में सुहानापन आता है, नए पत्ते वगैरह, ये सारी चीजें। फिर आती है गर्मियां, जो मई जून की है, ग्रीष्म कहा जाता है, ठीक है, धूप बहुत ज्यादा होती है। वर्षा ऋतु जो जुलाई अगस्त की होती है, मानसून का समय, चारों ओर बारिश हो रही होती है। उसके बाद आती है आपकी शरद ऋतु, जो सितंबर अक्टूबर की होती है, आसमान में चांद सितारे साफ रहते हैं। उसके साथ आती है आपकी हेमंत ऋतु, जो नवंबर दिसंबर की है, जो ठंड की शुरुआत का समय होता है। और उसके बाद आती है आपकी शिशिर, जनवरी फरवरी, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। और यही रोटेशन आपका चलता रहता है। याद रखना, ये कौन सी वाली है, भारत की पारंपरिक ऋतुएं। पारंपरिक ऋतुएं 6 हैं और मौसम विभाग द्वारा दी गई 4 है, ठीक है। क्लियर रहेगा इतना। उसके बाद मॉनसून शब्द की हम बात करेंगे, तो मॉनसून की जो उत्पत्ति हुई है, ये अरबी शब्द मौसम से हुई है। किससे हुई है? अरबी शब्द मौसम, जिसका मतलब क्या होता है? मौसम। अब देखो, भारत में जो मॉनसून है 2 तरीके का होता है, एक दक्षिण पश्चिम से आता है और एक उत्तर पूर्व से। देखिए, जो आपका थोड़ा सा इंडियन मैप अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, ज्यादा नहीं, बस आपको थोड़ा सा डायग्राम समझने के लिए। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट। तो जो आपका दक्षिण पश्चिम वाला, यानी कि इस हिस्से से जो एंट्री होती है, ठीक है, इस वाले मॉनसून की, जून से सितंबर के बीच में आपको ये वाला मॉनसून देखने को मिलेगा। और ये बात को देखिएगा, जून से सितंबर में जब मॉनसून एंटर कर रहा है, अपनी स्पीड पे होता है, तो आप देखोगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन वाले इलाकों में, केरल वाले इलाकों में बाढ़ वगैरह आ जाती है, ठीक है, क्योंकि उस समय मॉनसून अपने स्पीड पे है। उसके साथ साथ ये जो मॉनसून आता है, कहां से आता है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इन सब से आकर जमीन की तरफ आएगा। उसके साथ साथ ये वर्षा कहां पे करेगा? अधिकांश भागों में भारत के इसी से होती है, खासतौर पे आपका उत्तरी भारत और पश्चिमी घाट, यानी कि यहां से एंट्री करेगा और यहां से सीधा ऊपर तक जाएगा। आपको सब जगह पे बारिश इसी से देखने को मिलेगी। मेन आपके लिए यही वाला है, और यही वाला मॉनसून आपकी कृषि में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके देश में 75 से 90% जो जल आपूर्ति होती है, वो बारिश के पानी से ही की जाती है। इसलिए मेन याद रखिएगा, साउथ वेस्ट वाला कहां से एंटर करता है? केरल वाली साइड से। उसके बाद आता है आपका उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट वाला, जो यहां से एंट्री करता है। लाइक सर्दियों में जो आपको कभी कभी दिसंबर जनवरी में बारिश देखने को मिलती है ना, वो इसी की वजह से, ठीक है। अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो पूरा पानी आता है, वो बंगाल की खाड़ी से आता है। कहां से आता है? बंगाल की खाड़ी से। जैसे अगर याद हो तो बादल पानी लेकर आते हैं ना, तो वो कहां से लाते हैं? इस वाले के बादल बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर आते हैं, और ये बारिश करेंगे इस तरफ से, ये यहीं से तो एंट्री कर रहे हैं, तो इसलिए बारिश करेंगे किधर? पूर्वी तट पर, इस वाले हिस्से पे। आपके लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, साउथ ईस्ट भारत, इस वाले पूरे हिस्से पे आती है। और इसका जो योगदान है कृषि में पानी देने के लिए, 10 से 25% का। कितना है? 10 से 25%। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि भारत में एक नहीं, 2 तरह का मानसून है, साउथ वेस्ट से एंट्री करने वाला और नॉर्थ ईस्ट से एंट्री करने वाला। साउथ वेस्ट वाला हमारा मेन है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमें जनवरी फरवरी में बारिश देखने को मिलती। क्लियर है इतना? उसके बाद जलवायु परिवर्तन। देखिए, जब आप जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, पहली बात जलवायु क्या, अभी आपको बताया था कि किसी भी एरिया में लॉन्ग टर्म तक जब एक ही तरह का माहौल बना रहता है, वो जलवायु होती है। और याद रखना, जलवायु परिवर्तन का मतलब कि आपकी गर्मी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? गर्मी, ठीक है। याद रखना कि दीर्घकालिक जो बदलाव है, अब वो दिखते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मानवीय गतिविधियां हैं,
ठीक है, आप सीधा सीधा समझिए, पॉल्यूशन, इंसानों की एक्टिविटी की वजह से जो पॉल्यूशन हो गया है, प्रदूषण हो गया है, इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। एक चीज और देखिएगा कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रीन हाउस गैस कैसे पहचानोगे? सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, कार्बन। जिस गैस के नाम में कार्बन आ गया वो आपके लिए क्या है? ग्रीन हाउस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसों में आता है। उसके बाद इंपैक्ट की बात करें तो इससे गर्मी बढ़ेगी तो जमीनें सूखेंगी, आपके जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, आपका जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, कहीं पर वाटर लेवल इतना बढ़ जाएगा ग्लेशियर पिघलने से कि बाढ़ आ जाएगी, इस तरीके की। और हीट वेव, जो गरम गरम हवाएं लपटे चल रही होती है, वो सब देखने को मिल सकता है। और इससे प्रभावित क्या होगा? आपकी कृषि, जल संसाधन, जैव विविधता, आपका स्वास्थ्य, यानी ओवरऑल सब कुछ। जो आपकी वैश्विकता वृद्धि है वो इसी की वजह से आती है, जलवायु परिवर्तन की वजह से, सब इससे इंपैक्ट होते हैं। उसके बाद भारत पे अगर आप प्रभाव देखोगे तो मानसून का पैटर्न बदल जाता है, कब आएगी बारिश, कब नहीं होगी, बेमौसम बारिश हो रही है, खेती में दिक्कत होती है, आपके आसपास प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, ये सब। और अगर आप समाधान की बात करोगे, याद रखना वो कहेगा आपके अनुसार, मैटर नहीं है। आपके कहने पे आपके घर में चाय नहीं बन रही, ठीक है, तो पेपर कैसे बन जाएगा? तो यहां पर जब आपसे समाधान पूछेगा, जब यहां पर आपसे समाधान पूछा जाएगा, आप क्या बताओगे? हरित ऊर्जा को बढ़ाओगे, जैसे सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने लग गए, पेड़ लगाने लग गए, ऊर्जा की बचत कर रहे हो, पानी कम यूज कर रहे हो, उसके साथ साथ दूसरों में भी जागरूकता फैला रहे। ये सारे तरीके हैं आपके जलवायु परिवर्तन को रोकने के। अगेन याद दिला दूं, दो चीजें, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि दोनों सेम ही मान के चलना, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। उसके बाद आपके सिलेबस की एक केस स्टडी की, पंजाब में जो बाढ़ आई थी 2025 में। देखिए, पंजाब जो है बेसिकली 5 नदियों का एक छोटा सा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी नदियां थी जिनका वाटर लेवल बढ़ गया, तो इसकी वजह से क्या है, बाढ़ आ गई। और ये हुआ कब? एक तो बारिश हो रही थी, जुलाई सितंबर 2025 में जल स्तर बढ़ गया। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, यानी कि आपका गलत हवाओं के कारण, हिमालय जो था, हिमालय में बारिश ज्यादा हो गई। हिमालय में बारिश क्या हुई? ज्यादा। एक तो इनकी नदियों में पानी ज्यादा, और ऊपर से हिमालय से भी आ गया, नदियों में पानी ज्यादा हो गया। उसके बाद इनके जो आसपास के बांध थे छोटे मोटे, वो झेल नहीं पाए, टूट गए। नदियों के आसपास जो बहाव के आसपास जो इलाके थे वो डूब गए, और जितने भी बांध थे उनमें कीचड़ जमने की वजह से वो बिल्कुल ढह गए। उसके बाद अब इन इलाकों से प्रभावित कौन कौन हुआ इन घटनाओं से? गुरदासपुर, तरन तारण, फाजिल, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट, ये सारे इलाके थे जो प्रभावित हुए। अब एक चीज समझिएगा, प्राकृतिक आपदा कोई सी हो, बाढ़, भूकंप वगैरह कुछ भी, सबसे पहली दिक्कत आती है विस्थापन की। विस्थापन का मतलब क्या होगा कि लोग अपनी जगह छोड़कर आगे जाएंगे, तो लोग यहां से जाने पे मजबूर हो गए। और दिक्कत क्या है? फसलें खराब होगी, लोगों के घर टूटेंगे, सड़कें टूटेंगी, पुल टूटेंगे, ये सारी चीजें। और उसके बाद सबसे ज्यादा फसलें बर्बाद हुई थी, पशुधन की हानि हुई थी, लोगों के जानवर बह गए थे, मर गए थे। उसके बाद अनुमानित हजारों करोड़ की आर्थिक फाइनेंशियल लॉस हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर कौन काम कर रहा था? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करने वाली कुछ संस्थाएं होती हैं, और ये सभी प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास करती है, ठीक है। और साथ साथ आगे के लिए क्या होता है कि आप पहले प्रिपेयर रहते हो कि अगली बार आपको बंदर, अपने जो बांध है थोड़े से स्ट्रांग बनाने हैं, जमीनें जो है ठीक ठाक रखनी है, नदियों से दूर आपको बसावट करनी है, ये सारे आपको चीजें रखनी पड़ती है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जाते जाते याद रखिएगा, अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखा है जरूर देखिएगा। मिड टर्म में ज्योग्राफी के 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, दोनों पढ़ के जाइएगा, 20 नंबर आपके कहीं नहीं है। थैंक यू।